हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एक नए और रिलेवेंट टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 22वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन। चूंकि मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी क्या है, आसियान का शिखर सम्मेलन चल रहा था जो कि 26 से 28 अक्टूबर के बीच में ये था। और ये 47वां यानी आसियान का जो समिट था वो 47वां था। और ये भारत आसियान जो समिट हम देख रहे हैं ये 22वां है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ मैं आपसे सिर्फ आसियान समिट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ आसियान समिट के दौरान भारत आसियान शिखर सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई हैं और उसका ये कौन सा क्रम था। तो ये है 22वां क्रम था जिस पर मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। तो आइए बच्चों, यहाँ देखते हैं कि जो आज का जो न्यूज़ है वो क्या है और इसे हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस के साथ यहाँ पर देखेंगे। सो 22-22 यहाँ आएंगे। यस, 22 यानी 22 इंडिया आसियान समिट ये हुआ है इस बार कोलालंपुर यानी कि ये मलेशिया में हुआ है। और वहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वहीं पर जो है आसियान शिखर सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। और दैट्स वाई दिस इज इन न्यूज़, यही कारण है कि ये चर्चा में रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि खास तौर से जब आप इसकी प्रिपरेशन, जब आपके अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो आसियान से रिलेटेड ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पर्पस के बारे में देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र हो गया, आसियान हो गया, आपका एक्ट ईस्ट नीति हो गया, मुक्त व्यापार नीति हो गया, ठीक है ना, रणनीतिक साझेदारी हो गई, जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड जो टॉपिक निकल के आएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर, चूंकि भारत और आसियान के बीच सहयोग के जो क्षेत्र हैं जो लगातार डेवलप हो रहे हैं और भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व क्या है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का क्या महत्व है भारत के लिए। और उसके अलावा यहाँ बात हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि इसमें भारत की सक्रिय भागीदारी में जो है कौन से मुद्दे हैं जो बाधा डाल रहे हैं, वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए सबसे पहले इस न्यूज के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस द 22nd आसियान इंडिया समिट अक्टूबर 2025 कोलालंपुर वर्चुअली का मतलब ये हुआ कि आभासी तरीके से यानी ऑनलाइन माध्यम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 22वां आसियान इंडिया समिट को क्या किया गया, संबोधित किया गया। highlighted that the India ASEAN comprehensive strategic partnership remains resilient amid global geopolitical uncertainties। देखिए, पूरे दुनिया भर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, आपसी ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो रखा है यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर यहाँ जोर दिया कि वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत और आसियान जो है ये व्यापक रणनीतिक साझेदारी जो है ये लगातार मजबूत हो रही है और ये आगे भी उम्मीद है, आशा है कि ये आगे भी इसी क्रम में क्या होगा, मजबूत होते जाएगा। तो इसी कारण ये चर्चा में आया क्योंकि कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली इस वर्चुअल मीटिंग में भारत ने 2026 को डिक्लेयर किया है, क्या है, भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में यानी ईयर के रूप में इसे घोषित किया है। और खास तौर से जब हम बात करते हैं व्यापक रणनीतिक साझेदारी, जिसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसके लिए और उसके साथ साथ आसियान भारत कार्य योजना 2026 से 30 को अपनाने के साथ एक बहुत बड़ा कदम है। ये कह सकते हैं कि हम लोग आने वाले समय में एक दूरगामी जो है दृष्टिकोण है कि इससे हम लोगों को आगे बढ़ना है और किस तरह से हम अपने खास तौर से ट्रेड एंड कॉमर्स को हम आगे ले जाएं। उसके अलावा जो है समुद्री, जैसे आपने देखा कि 2026 को ऑलरेडी भारत ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो है आसियान भारत समुद्री सहयोग जो है ईयर रहने वाला है 2026। तो कहीं ना कहीं से हमारे जो समुद्री जो सहयोग है या वहां से हमारा जो व्यापार है, इन सब पे इसका क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब आते हैं यहाँ पे कि अनाउंस्ड प्लान्स टू इनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इन 2026, जो कि अभी मैंने आपसे बताया। एंड वन मोर थिंग,
तिमोर लेस्ते वाज फॉर्मली वेलकम्ड एट द आसियान न्यूएस्ट मेंबर। चूंकि अभी मैंने बताया आपसे कि 47वां क्या चल रहा है, आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ, और इस शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते जो है ये आसियान का एक नए सदस्य के रूप में क्या हो चुका है, यहाँ पर इसका स्वागत किया गया है, ठीक है ना। हाँ, औपचारिक रूप से इसका स्वागत किया गया 2026 के लिए। अब आइए यहाँ पर इसमें कुछ और हम लोग बातें यहाँ पर कहेंगे, जैसे इंडो पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण। इट मीन्स कि दैट व्हाट इज द आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, AOIP ने, भारत ने आसियान की केंद्रीयता यानी कि जो उसमें क्या कंडीशन है, क्या उसका रोल है, एकता और इंडो पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण पर अपनी जो है प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत ने कहा है कि हम लगातार जो है आसियान के साथ हमारे संबंधों को हम और भी ज्यादा मजबूत करते जाएंगे, हम और भी ज्यादा इसे बिल्डअप करेंगे और उसे हम लोग और भी बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स करें, ज्यादा से ज्यादा मैरीटाइम के मामले में हम क्या कर सके, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके। तो एक बहुत व्यापक साझेदारी की क्या है यहाँ पर एक उम्मीद की जा रही है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की गई। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि तिमोर लेस्ते, खासतौर से जो पूर्वी तिमोर है, ये ध्यान रखिएगा, उसका स्वागत किया गया है क्योंकि ये आसियान का 11वां सदस्य बन चुका है और इसके साथ ही पहली बार जो है ये पूर्ण सदस्य के रूप में इसकी भागीदारी का स्वागत भी किया गया है, क्योंकि तिमोर लेस्ते जो है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब जो ऑफिशियली वेलकम किया गया यहाँ पे तिमोर लेस्ते का। अब बात करते हैं कि आसियान भारत कार्य योजना जो है यहाँ पर, जो कि 2026 से 30 तक का हमने क्या किया है, एक मैप लेकर के चल रहे हैं। यहाँ देखेंगे 2026 से लेकर के 30 तक ये क्या है, हमारा आसियान भारत कार्य योजना है और इसको जो है व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP को लागू करने हेतु आसियान भारत कार्य योजना को अनुमोदित किया गया है कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर CSP को अगर हमें लाना है तो हम लोगों को अपनी प्रतिबद्धता को बार बार क्या करनी होगी, दोहरानी भी होगी और उसके प्रति हमें ये दिखाना भी कि नाउ वी ऑल आर रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। हर तरह से हर क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग के लिए क्या है, हम खड़े हैं। इंडिया आसियान पार्टनरशिप एनुअल आसियान इंडिया समिट सिंस 2002, यहां देख सकते हैं कि वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है वो 2002 से स्टार्ट है। ईस्ट एशिया समिट, ADMM डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ARF आसियान रीजनल फोरम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार क्या है कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भी कह सकते हैं कि हम लोग, या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी कह सकते हैं कि हम लोग लगातार क्या कहें इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अन्य संगठनों के साथ जो इसके रीजनल फोरम्स हो गए उनके साथ भी हम क्या है इसके साथ जुड़े हुए हैं और इस पर हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब जैसे सबसे बड़ी बात होता है, देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग, चूंकि यहाँ पर बात हो रही है कि आसियान और भारत मिलके कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, क्षमता निर्माण में ये क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो इसमें अगर बात किया जाए सो कौन कौन से वो ऐसे जैसे क्षेत्र, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नालंदा यूनिवर्सिटी में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र यानी सेंटर फॉर द साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को स्थापित करने का क्या किया गया, प्रस्ताव रखा गया है। और खास तौर से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कोशिश किया जा रहा है कि इसको सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के लिए क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। उसके अलावा भारत और आसियान ने खासतौर से शिक्षा, यहाँ सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ हमने ऊर्जा, उसके अलावा साइंस हो गया, उसके अलावा टेक्नोलॉजी हो गया, फिनटेक, क्योंकि फिनटेक का मतलब हो गया फिनांस टेक्नोलॉजी, तो फिनटेक हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, चूंकि आपको पता है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहा है सेमीकंडक्टर के कंटेक्स्ट में, प्रोडक्शन में। तो उभरती तकनीक, उसके अलावा रेयर अर्थ्स जो है, इन सब के इसमें मामले में हम क्या देख रहे हैं कि आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सांस्कृतिक और सामुद्रिक विरासत में अगर देखा जाए तो भारत गुजरात के लोथल में ईस्ट एशिया समिट समुद्री विरासत महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर यह बात भी रखी गई है, साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक सम्मेलन जो है आयोजित करने की बात की गई है। इसका उद्देश्य मेनली ये है कि सुरक्षित और सतत समुद्री जो है यहाँ पर शासन को एस्टैब्लिश किया जा सके, यानी कि समुद्री क्षेत्र का जो गवर्नेंस है वो कैसा हो, सस्टेनेबल हो और वो सभी के लिए क्या हो, बेहतर हो। इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं।
तो आपने देखा यहाँ पर कि इंडिया और आसियान का जो पार्टनरशिप है वो कोई एक दिन का नहीं है, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है और धीरे धीरे हम उसके अलग अलग जो भी उसके फोरम्स है उसके साथ भी क्या होते जा रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, टाई अप हो रहा है हमारा। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे, इसमें देखेंगे इवन इन द एरा ऑफ अनसर्टेनिटीज रिफरिंग टू वॉर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड ग्लोबल पावर शिफ्ट्स, इंडिया आसियान पार्टनरशिप्स रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2000 जब हम 25 की बात करें तो इसी साल आपको कई क्या है देशों में आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा, वॉर तक की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिली और कंडीशन ये रहा। इनफैक्ट 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और उनके ट्रस्ट जो है वो जल्दी बिल्डअप नहीं हो रहे थे। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि इतनी अनसर्टेनिटीज है, पूरी दुनिया जो है आज के समय पर बहुत ज्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और ऐसे में भारत और आसियान के संबंधों में कहीं भी कोई अनिश्चितता नहीं है। ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है दोनों के संदर्भ में, चूंकि आपको पता है कि आसियान जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसमें महत्वपूर्ण जो साउथ ईस्ट एशिया के बड़े ही महत्वपूर्ण कंट्रीज क्या है उसमें सम्मिलित हैं। उसके अलावा भी अगर देखा जाए, आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस यूएसए ने जब भारत पे बड़े लेवल पर यानी 50% का जो टैरिफ लगाया, उसके बाद से ट्रेड एंड कॉमर्स भी थोड़ा क्या हुआ है उसमें, जो खासतौर से जो चीजें हम अमेरिका को क्या करते थे यहाँ से भेजा जाता था तो वो कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो इसके बाद ये भी कहा गया कि अब भारत को अपने लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा नए मार्केट्स ढूंढने होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी अनिश्चितता है, क्योंकि अमेरिका में ना जब सरकार बदलती है तो उसका असर दुनिया के लगभग हर देशों पर पड़ता है। इन सब के बावजूद जो है आसियान के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत ही हो रहे हैं। हर क्षेत्रों में बात हो रही है कि हम हर क्षेत्र पर क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स भी लगातार क्या हो रहा है, इनके साथ बढ़ रहा है। तो यहां देख सकते हैं called ASEAN cultural partner emphasizing shared civilization heritage buddhism maritime trade नालंदा लिंक्स। आसियान को सांस्कृतिक साझेदार भी कहा गया है और साझा सभ्यतागत विरासत जैसे कि बौद्ध धर्म, समुद्री व्यापार, नालंदा संपर्क पर क्या किया गया है, इस बार जो है यहाँ पर इस बात पे जोर दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पे, इसके अलावा जैसे हम साथ में क्या है ज्वाइंट पेट्रोल्स, क्योंकि आपने देखा है कि हम समुद्री सहयोग को बढ़ावा देंगे तो ज्वाइंट पेट्रोल्स, डिजास्टर रिस्पांस और एंटी पायरेसी के बारे में हम देख सकते हैं मेजर्स। तो संयुक्त गश्ती हो गया, आपदा प्रतिक्रिया, समुद्री डकैती, इन सब से संबंधित जो है उपाय किए जाएंगे। उसके अलावा रीअफर्म्ड सपोर्ट फॉर अ फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक अलाइंड विद आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। आसियान आउटलुक इन इंडो पैसिफिक और भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल के अनुरूप एक स्वतंत्र और खुले नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए समर्थन की पुष्टि की गई है। यानी कोशिश की जा रही है कि हमें इसे क्या करना है, और भी समय के साथ साथ हमें इसे और भी क्या करना है, बेहतर करना होगा, तभी क्या होंगी यहाँ पर चीजें और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। अब यहाँ पर आइए, थोड़ा सा मैं आपको, जब हम दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र संघ है जिसको हम लोग आसियान कहते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट का ही ये क्या है आपको काउंसिल्स है, तो आसियान की स्थापना अगर पूछा जाए कि ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ तो 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में से स्टैब्लिश्ड किया गया था। उस समय इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये 5 संस्थापक सदस्य थे और इन देशों ने मिलकर आसियान पत्र यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है उसे क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। फिर बाद में ब्रुनोई जो है दारुसलम में 1984 में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आसियान की सदस्यता ग्रहण की और फिर बाद में धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया के और कंट्रीज जैसे कि वियतनाम 1995 में, फिर लाओस, फिर म्यांमार ये 1997 में, देन कंबोडिया 1999 में, फिर अक्टूबर 2025 में तिमोर लेस्ते जो कि ईस्ट है, ईस्ट तिमोर इसमें शामिल हो गया। तो इस तरह से अब आसियान के देशों की जो संख्या है वो 11 हो चुकी है। ये ध्यान रखिएगा, 11 सदस्यों का क्या है ये देश है। तिमोर लेस्ते जो है वो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर आसियान का 11वां सदस्य बना है और 1999 के बाद इस समूह का पहला हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर और भी इसको विस्तार किया गया है। हाँ, और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसी तरह से चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई के जो देश हैं वो जितने ज्यादा आसियान के साथ अगर जुड़ते जाएंगे तो उतना ही ज्यादा आसियान मजबूत होता जाएगा
और ऐसे में भारत के साथ आसियान के संबंध, और क्योंकि क्या हम एक सांस्कृतिक साझेदार के रूप में हैं, हम एक व्यापारिक साझेदार के रूप में हैं, हम एक रक्षात्मक साझेदार के रूप में हैं, रक्षा के लिए हम सहयोग कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं से हमारी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया के साथ इतने अच्छे संबंध रहे हैं कि कई सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उसके उन्होंने ऑलरेडी इंडिया के लिए जो है वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी है कि आपको अलग से कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे क्या है एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आपको वीजा ऑन अराइवल जो है वो मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक कंटेस्ट। देखिए, इंडिया आसियान ट्रेड 2024 लगभग $130 बिलियन का टारगेट था, जो कि रीच किया गया 200 बिलियन बाय 2030। अब टारगेट क्या रखा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यापार को हमें और क्या करना है, बढ़ाना है। 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक 2030 तक लगभग हम लोग को 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा देना है। यानी दिस इज आवर टारगेट टू हमें, जो कि हमें अचीव करना है और हमें यहां तक अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को क्या करना है, ले जाना है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो आसियान इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया इज आसियान 6th लार्जेस्ट, यानी आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, और भारत आसियान का छठा सबसे बड़ा क्या है, साझेदार है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आज के टाइम पर। तो और साथ में अगर हम देखें तो और ये डे बाय डे क्या है कि चूंकि हम लोग 2030 के लिए एक लक्ष्य रखा है, और वो लक्ष्य ये है कि हम लोगों को अपना ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो कम से कम 200 बिलियन डॉलर हम लोगों को क्या करना है, बढ़ा देना है ना। अब आते हैं यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस के बारे में। 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम पासेस थ्रू द इंडो पैसिफिक सी लेन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत का लगभग 90% व्यापार जो है वो हिंद प्रशांत महासागरीय मार्गों से होकर गुजरता है। आसियान्स सेंट्रलिटी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एमिड चाइनाज असर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर में चीन की जो आक्रामकता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आसियान की केंद्रीय भूमिका क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मीन्स चूंकि आप सबको पता है कि साउथ चाइना सी पे हमेशा क्या रहा है, चाइना क्लेम करता रहा है, और जिसके कारण साउथ चाइना सी पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगातार नजर किसकी बनी हुई है, चाइना की। और ऐसे में यहाँ पर ये जो है मामला कि भाई जिस तरह से वो अपनी एक आक्रामक पॉलिसी अपना के रखे हुए हैं चाइना ने, ऐसे में उससे संतुलन बनाने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि आसियान की केंद्रीय भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसमें चूंकि सभी साउथ ईस्ट एशियन के इंपॉर्टेंट कंट्रीज उसमें क्या है, सम्मिलित है, और सभी अपोज करते हैं यहाँ पर चाइना की भूमिका को। सभी यहाँ अपोज करते हैं कि ये जबरन क्या कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ पर ला रहे हैं, या इनका एरिया नहीं है, ये इसको जानबूझ के क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं। हाँ जी, अब आते हैं कि सवाल ये उठता है कि 2025 का जो समिट है ये क्यों महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिकल के बारे में अगर देखा जाए तो अभी जैसा मैंने बताया कि यूक्रेन एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट डिस्टरप्टिंग ग्लोबल एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। देखिए कहने के लिए होता है कि दो देशों के बीच की लड़ाई है, अरे क्या प्रॉब्लम है, कहने के लिए है, बट समस्या तो बड़े लेवल पर आ जाती है ना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम होता है। जैसे कि यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, इजराइल संघर्ष, इसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को क्या किया है, बाधित किया है। उसके अलावा चाइनाज बेल्ट एंड रोड एक्सपेंशन एंड मिलिटराइजेशन इन द साउथ चाइना सी। चीन का जो बेल्ट एंड रोड विस्तार है वो दक्षिण चीन सागर में सैन्यकरण, ये ऑलरेडी टेंशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और साउथ चाइना सी के रेंज में या उस के आसपास में जो जो कंट्रीज हैं वो सभी के सभी क्या है, ये नहीं चाहते हैं किस तरह से हो। ऑलरेडी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट समझिए रखा हुआ है। अगर कहीं मतलब अगर उसमें चाइना कुछ एक्शन ले तो आप मान के चलिए कि साउथ ईस्ट एशिया के जो अन्य कंट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस बात से नाराज हैं। अब आते हैं यहाँ पे मैरीटाइम पुश रिफ्लेक्ट्स, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने से यह प्रतिबंधित होता है। इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटेंट टू काउंटर बैलेंस चाइना, चीन को संतुलित करने के लिए भारत की रणनीतिक मंशा। आसियान के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन और डिजिटल कनेक्टिविटी को हम मजबूत करेंगे। देखिए दोनों के संदर्भ में अगर देखा जाए यहाँ पे तो आसियान जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आसियान के संदर्भ में, तो वो कहीं ना कहीं से क्या है, वहां पर जरूरी है कि आसियान को भी भारत की अभी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है, जो कंट्रीज है, कि भारत जैसे मजबूत देश का साथ उसे मिलेगा, ताकि चाइना जो है वहां पर वो क्या रह सकता है, उसके पावर को बैलेंस किया जा सके।
उसके अलावा कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज, शेयर्ड हेरिटेज, एंशियंट ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स फ्रॉम चोला श्री विजया मैरीटाइम्स टाइज टू स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो। जो हमारी प्राचीन, यानी अगर अगर हम इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इसके अलावा हमारी अपनी सांस्कृतिक साझेदारी भी है। और उस सांस्कृतिक साझेदारी में हम क्या देख रहे हैं, इसमें प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध, जैसे चोल श्री विजय समुद्री संबंधों से लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार तक। तो अभी मैंने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के लिए क्या किया जाएगा, एक सेंटर के तौर पर स्टैब्लिश किया जाएगा। वो उसी से रिलेटेड क्या है, एक स्टेप है। स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन, लगभग 1000 आसियान स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया अंडर आसियान इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम। ये बड़ा अच्छा देख लीजिए कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसमें लगभग 1000 से अधिक छात्र क्या कर रहे हैं, इसके तहत अध्ययन करते हैं। और ये फेलोशिप प्रोग्राम के तहत 1000 से अधिक आसियान जो है यहाँ पर छात्र क्या कर रहे हैं, भारत में यहाँ पर ये अपनी स्टडीज को इन्होंने आगे रखा है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये उठता है चैलेंजेस, ठीक है ना, कि भाई इंडिया और आसियान समिट के बारे में ये तो हो गई कि बात, एक बहुत लंबा चौड़ा क्या है हमारे सामने प्लान है, बट व्हाट अबाउट द चैलेंजेस, क्या कुछ चैलेंजेस हैं हम लोगों के सामने? यस, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो स्लो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक आईएमटी हाईवे फेस डिलेज, धीमी परियोजना जैसे कनेक्टिविटी परियोजना है ना, आईएमटी राजमार्ग में देरी हो रही है। चाइना का इन्फ्लुएंस, आसियान्स इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना लिमिट्स स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद इंडिया, आसियान की चीन पर जो आर्थिक निर्भरता है भारत के साथ रणनीतिक तालमेल को सीमित करती है। तो ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं से क्या, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम। ग्लोबल कंपैरिजंस देखा जाए जापान और आसियान, तो ग्लोबल फ्रेंडशिप है, इनिशिएटिव फॉर ग्रीन एंड डिजिटल पार्टनरशिप, इंडिया एंड आसियान प्रायोरिटाइजिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, यूथ एक्सचेंज, रिजिलियंट सप्लाई चेन्स, बैलेंसिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो ये क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आसियान के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भारत के साथ ऑलरेडी क्या है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम, ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं से हमें इसे और भी क्या करना है, एग्जीक्यूशन लेवल पे हमें क्या करना होगा, इसे और ज्यादा जो है मजबूती से हमें क्या करना होगा, ले जाना पड़ेगा। तभी जो है इंडिया और आसियान समिट जो है 22वां, ये और भी ज्यादा क्या हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं प्रबल हैं, संभावनाएं असीम हैं। और आशा किया जा रहा है या उम्मीद है कि हाँ, आने वाले समय में 2030 तक आसियान और भारत के जो ट्रेड एंड कॉमर्स के जो आउटकम्स रहेंगे वो बेहतर रहेंगे। तो चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, या फिर हम अलग इसमें अगर बात करें यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी में, चाहे कल्चरल पर्सपेक्टिव्स में, हमें मिलकर के क्या करना होगा, यहाँ पर काम करना होगा। तो इसलिए इस बार का 22वां इंडिया आसियान शिखर सम्मेलन का महत्व बढ़ जाता है। अब आने वाले समय में क्या जो है परिणाम रहेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सो दैट्स ऑल डियर ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, जुड़े रहिए, बने रहिए।